Good morning, students. Today we are going to start the next topic, mass energy equivalence. Mass energy are equal, equivalence है, equal होते हैं. इसमें एक साइंटिस्ट था आइंस्टीन. आइंस्टीन ने एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी की. उन्होंने बताया, एक रिलेशन उन्होंने दिया, मास एनर्जी रिलेशन उसको हम बोलते हैं, E is equal to mc square. This is Einstein, according to Einstein, E-I-N-S-T-E-I. आइंस्टीन ने एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी की, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू मास एंड मास कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी. According to Einstein, energy can be transformed. Energy can be transformed into mass, and mass can be transformed. Mass can be transformed into energy. मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. दोनों इक्वल ही होते हैं. ठीक है. हियर आपका गिवन है, ई क्या है यहाँ पर, ई एनर्जी, एम मास और सी जानते ही हो स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. ठीक है. ये रिलेशन दिया है, इतना ही आपको इसमें पता होना चाहिए, इसमें है नहीं आपकी. ठीक है. अब इसके बाद में एक ये भी चीज इसमें पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए. नीचे क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा आपने. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी मीन्स चेंज ऑफ एनर्जी, one form into another. Yes, it is the phenomena of change of energy. Change of energy, one form into another. एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. एग्जांपल देखा होगा आपने, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है. इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा, जिससे हम लाइट ऑन करते हैं, ग्लो होता है, लाइट एनर्जी करंट हो जाता है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो रही है, लाइट एनर्जी के अंदर, और बाद में किसमें कन्वर्ट होती है, वो हीट एनर्जी के अंदर. कुछ समय के बाद बल्ब गर्म हो जाता है. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड into light energy. And heat energy. इसी प्रकार आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, आपका. ठीक. इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट किसमें होती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर. इसी प्रकार वी कैन से इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट किसमें होती है, वो हीट एनर्जी के अंदर आपकी कन्वर्ट होती है. तो एनर्जी का मेनली इसमें ये मैंने बताया, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है. टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा आपकी कंजर्व होती है,
ठीक है, उससे कोई लॉस नहीं होता, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, बस वो ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं, स्टार्ट हो कोलिजन। कोलिजन कोलिजन का बेसिकली मतलब, आपने इंग्लिश का एक वर्ड है आपने पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है? कोलिजन मीन्स टकराना। कोई भी दो बॉडीज आपस में जब टकराती, कोई भी दो बॉडी आपस में ऐसे पास पर टकराती है तो वो क्या कहलाता है? कोलिजन ही कहलाता है। ठीक है, हम इसमें यही पढ़ रहे हैं, कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस केस में आपका जीरो होना चाहिए। आइसोलेटेड इवेंट इन विच two or more bodies colliding each other and exert a strong force for a short time। तो सीधी सी बात है, कोलिजन जो है एक आइसोलेटेड इवेंट होता है इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज exert a strong force on a short time। दो बॉडी आपस में टकराती है तो वहां पर एक बहुत ही कम समय के लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग फोर्स राइज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कोलिजन, उसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन इसकी कह सकते हो आप, इज एन आइसोलेटेड इवेंट, कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट in which two or more colliding bodies exert strong force on a short time, for a short time। कोलिजन जो है एक आइसोलेटेड इवेंट होता है जिसके अंदर दो इससे अधिक बॉडीज आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जर्ट करती है शॉर्ट टाइम के लिए। नेचर में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच होते हैं तो वो आपका कोलिजन कहलाता है। कोलिजन आपका बेसिकली सिलेबस में दे रखा है टू टाइप्स का। इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक इसमें आपका होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन in which there is no loss of kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। जब कोई भी दो बॉडी आपस में टकराती है और कोई लॉस नहीं हो एनर्जी का, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ kinetic energy। For example, collision between atomic and subatomic particles। Collision between atomic and subatomic particles। एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो कोलिजन होता है तो वो उसमें कोई लॉस नहीं होता। इसी प्रकार आपने देखा होगा गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो भी रैंडमली मूव करते हैं, एनर्जी का लॉस वहाँ भी नहीं होता। तो वही बात है, मतलब जिस वेलोसिटी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद यदि कोई वेलोसिटी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, उसी वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब वो आपका इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, एनर्जी को लॉस नहीं होता उसके से। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स
ये हम इसमें पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलास्टिक कोलिजन। जब इलास्टिक कोलिजन जो होता है तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी जो है ना तो कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, उनका नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व होती है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम में क्या होता है? कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होता है ये वही बात है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो भी क्या कहोगे आप? कांस्टेंट हो गया। कंजर्व कह सकते हो, कांस्टेंट आप कह सकते हो। एक लास्ट पॉइंट और कह सकते हो, द फोर्स इन्वॉल्व, द फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स सब बताए थे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब आपका ये इलास्टिक कोलिजन होते हैं तो फोर्स जो वहां पर डेवलप होती है वो फोर्स आपकी, हम उसको कहेंगे इज कंजर्वेटिव फोर्स। द फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मैंने बताई। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो भी कंजर्व होगा। फोर्स जो इन्वॉल्व होगा वो आपका इसके अंदर कौन सा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होता है जब भी आपका इलास्टिक कोलिजन होगा। अब आता है इसके अंदर इनइलास्टिक कोलिजन। सेकंड इसमें आता है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन उसको उल्टा हो जाएगा। ए कोलिजन इन विच देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ एनर्जी का लॉस होता है। सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब ये हुआ जब दो बॉडी आपस में कोलाइड हो रही, टकरा रही है तो उनकी वेलोसिटी में कुछ चेंजिंग आता है, कुछ वेलोसिटी कम होगी उसकी। क्यों? तो इसमें हम ये कह सकते हैं, मतलब यदि कोई दो बॉडी आपस में कोलाइड हो रही है तो उसमें एनर्जी का लॉस उस केस में आपका होगा। ठीक है, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल इसके अंदर आपने पढ़ा होगा, कोलिजन बिटवीन एनी टू बॉडीज। जैसे नेचर में आप कहते हैं मड थ्रोन वॉल, मड थ्रोन ऑन ए वॉल, मिट्टी है उसको आप ऐसे थ्रो करो वॉल पे, चिपक जाएगी एनर्जी बिल्कुल, मतलब उसके बाद बॉडी मूव थोड़ी करेगी वो। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का उस केस में उसका लॉस हो रहा है। नेचर में जो भी आपका कोलिजन जो होता है, कोई भी दो व्हीकल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं, वो आपका कोलिजन कैसा होगा? वो इनइलास्टिक कोलिजन ही होता है। कोई दो बॉडी आपस में स्टिक हो रही है, ठीक है, मतलब कुछ वेलोसिटी कम हो रही है, मींस वो कोलिजन कौन सा होगा आपका? उसको हम कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, सेम नहीं होती। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी वो भी कंजर्व होगी। फोर्स इस केस में जो इन्वॉल्व होगा वो आपका होगा नॉन कंजर्वेटिव। यहां पे क्या आएगा? द फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव। इलास्टिक कोलिजन के अंदर अब कंजर्वेटिव फोर्स होता था, जब
इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर फोर्स जब होगा दो बॉडीज के अंदर, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका होता है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, बाकी सब आपके कांस्टेंट होते ही है। फोर्स जो इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा आपका? फोर्स इन्वॉल्व जो होगा वो होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका, इस केस में वो होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं डेफिनेशन इसमें दे रखी है, वो हम बताएंगे। नेक्स्ट में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, COEFFICIENT, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, RES PITUTION, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, और इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस, और कोएफिशिएंट ऑफ, यानी इसको कोएफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस। इसको रिप्रेजेंट जो है हम किससे करते हैं? ई से। डिफाइन करना हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस ऑफ ए कोलिजन, लिख देता हूं मैं, ऑफ ए कोलिजन इसी तरह लिख देता हूं। एक रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द relative velocity of separation, relative velocity of separation after collision, or to the relative velocity of approaches, before collision, ये coefficient of resilience or coefficient of restriction of a collision is defined as the ratio of the relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approaches before collision। अप्रोचेज हम इसको क्यों कह रहे हैं ये बताएंगे इसके अंदर। रेशियो किस का होगा? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। हम मान लेते हैं इफ v1, v2 be the velocity of bodies after collision, v1 v2 क्या मान लिया हमने? वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। तो आप मुझे बता सकते हो relative velocity of separation after collision, शॉर्ट में लिखा है मैंने, क्या होगा कि कोलिजन के बाद दूसरी बॉडी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसलिए ये होगा v2 माइनस v1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर v2 जो है ज्यादा है किससे? v1 से। एंड u1 u2 be the velocity before collision, velocity of body before collision। कंडीशन बॉडी कोलाइड कब करेगी? जब u1 पहली बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, दूसरी से ज्यादा होगी, तो ही तो बॉडी कोलाइड करेगी। हम u2 को ज्यादा कर देंगे तो बॉडी आगे मूव करेगी, पीछे रह जाएगी। इसलिए u1 जो है ज्यादा होगा u2 से। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस, इसलिए कह रहे हैं इसको सेपरेशन तो u2 में से आ जाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस बिफोर कोलिजन क्या आएगा? वो आपका आएगा u1 माइनस u2, क्योंकि u1 आपका ज्यादा है,
तो इससे पुट कर दो, तो इसका रिलेशन ये आएगा E इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो वो तो क्या है आपका v2 माइनस v1, और ये क्या आएगा u1 माइनस u2। ठीक है, ये टॉपिक था आपका कोएफिशिएंट ऑफ रिसेशन ऑफ ए collision is defined as the ratio of the relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approaches before collision। एक बात और है इसके अंदर, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के अंदर E की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? कोएफिशिएंट ऑफ रिसेशन की वैल्यू क्या होगी फॉर इलास्टिक कोलिजन? E कोएफिशिएंट ऑफ रिसेशन की वैल्यू क्या होगी? अभी बताया था इलास्टिक कोलिजन के अंदर एनर्जी का लॉस नहीं होता, दोनों आपस में क्या होगी कट जाएगी। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी 1 होगी। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द कोएफिशिएंट ऑफ रिसेशन 1 होगा, क्योंकि दोनों आपस से वेलोसिटी बराबर होगी, इससे कट जाएगी 1 ही तो आएगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें आती है फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन इसके लिए E की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के अंदर एनर्जी का लॉस होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 0 हो जाती है एक प्रकार से। तो इस केस में हम यही कहेंगे भैया आपका 0 अपॉन समथिंग क्या है 0 आ जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ रिसेशन की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। ठीक है, बाकी इसमें हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।